हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, एक क्वेश्चन है जो नॉर्मली एक बीएससी का स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछता है। कई बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर क्या हमें आईआईटी जैम की प्रिपरेशन सीरियसली करनी चाहिए। ये क्वेश्चन यूजुअली तब आता है जब आप करते करते थक जाते हो और आपका सिलेबस पढ़ के नहीं होता और आईआईटी जैम का पेपर नजदीक आ जाता है, तो फिर आप गिव अप करने लग जाते हो। तो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, यार सर मुझे तो एमएससी करनी है, मुझे तो कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो आईआईटी जैम की तैयारी करके मुझे क्या ही मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में जो बच्चा होता है उसे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन सीरियसली करनी चाहिए? तो उसे इसका आंसर है ना, थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, आई डोंट नो कितना लेंथी होगा, बट आई विल ट्राई टू गिव सम लॉजिकल आंसर टू दिस कि क्या सच में आईआईटी में जाके एमएससी करना। सबसे पहले बता दूं, अगर आप आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईआईटी जैम का एग्जाम देने के बाद आप क्या कर सकते हो। आप आईआईटी जैम का एग्जाम देने के बाद कुछ स्ट्रीम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इंडिया में, वहां पर जाके आप एमएससी कर सकते हो। जैसे आप जा सकते हो आईआईटीज में, आप जा सकते हो एनआईटीज में, आप जा सकते हो आईसर्स में, आईआईएससीआर्स में जा सकते हो, आप इवन आईआईएससी बेंगलोर के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे कुछ स्ट्रीम इंस्टीट्यूट जो इंडिया के होते हैं, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ रिसर्च क्वालिटी बढ़िया अच्छी होती है, जो काफी फेमस है, आप यहाँ पर जाके अपना एमएससी कंप्लीट कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, सर एमएससी यहीं से क्यों करनी है? हम नॉर्मल हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जैसे मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रखी है। ठीक है, आप कहीं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो क्या क्या जरूरत है आईआईटी जैम की? तो देखो, इसका आंसर मैं इस तरीके से दे रहा हूँ। आप एमएससी के बाद क्या करोगे, पहले आप वो समझो। सी नॉर्मली जो एमएससी के बाद बच्चों के पास, जो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हैं, जो प्योर साइंस कर रहे हैं, उनके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, यूजुअली दो ही ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा आप अगर इंटरडिसिप्लिनरी जाना चाहते हो तो अलग ऑप्शन है, जैसे आजकल डाटा साइंस आ गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एमएससी करते हैं केमिस्ट्री में और उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्विच कर लेते हैं, कोई एमपीएससी की प्रिपरेशन में चला जाता है, कोई अदर गवर्नमेंट जॉब्स में चला जाता है। तो वो अदर ऑप्शन है। मैं प्योर साइंस के ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप पीएचडी करोगे या तो आप कहीं जॉब पे चले जाओगे। अब पीएचडी कहाँ से करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप पीएचडी इंडिया में करना चाहते हो? इंडिया में आप अगर कहीं पर भी पीएचडी करना चाहते हो तो एक चीज तो बड़ी क्लियर सी है, आपको उसके लिए सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। वरना आपको, मैं ऐसा नहीं कहता बिना नेट के आप पीएचडी नहीं दे सकते। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको इंडिया में पीएचडी करने हैं तो कितने सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपको सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीएसआईआर नेट में भी आपको जेआरएफ निकालनी पड़ेगी। जेआरएफ जब आप निकालोगे तो आप इंडिया में कहीं पर भी, इवन आईआईटीज में भी जाके आप अपनी पीएचडी कर सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने एमएससी कहाँ से करी। तो एक तो ये बड़ी क्लियर होगी कि अगर मुझे पीएचडी करनी है तो जरूरी नहीं है कि मुझे आईआईटी में जाकर ही एमएससी करनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर केस में अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हो, आप एक काम करो, आईआईटी पे इतना फोकस मत करो। आईआईटी जैम पे आप कहीं भी अच्छे से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो एमएससी का, और वहां पर जाके सीएसआईआर नेट की तैयारी करना शुरू करो। आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करना। क्या फर्क पड़ेगा अगर आप आईआईटी जैम क्वालिफाई कर लेते हो, आप आईआईटी में भी चले जाते हो, लेकिन अगर आप सीएसआईआर नेट नहीं क्लियर कर पाते तो फिर तकलीफ हो जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप आईआईटी में चले जाते हो तो आपको पीएचडी करने का एक और रास्ता ओपन हो जाता है। आप वहाँ पे इन हाउस कोटा में जा सकते हो, आप गेट क्वालिफाई करके जा सकते हो। तो अगर इंडिया में पीएचडी करनी है तो सबसे पहला तो हो गया सीएसआईआर नेट, दूसरा हो जाता है गेट का एग्जाम। अगर आप गेट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हो तो भी आप इंडिया में आईआईटीज में, गेट जो होगा वो मोस्टली आईआईटीज में आपको पीएचडी करने के लिए एलिजिबल बनाता है। सीएसआईआर नेट जेआरएफ आपको इंडिया में कहीं पर भी पीएचडी करने के लिए किसी भी प्रोफेसर के अंडर एलिजिबल बनाता है। उसमें आपको गवर्नमेंट आपको हर महीने स्टाइफंड देती है। तो इंडिया में अगर पीएचडी करनी है तो ऐसा कुछ कंपलसरी रूल नहीं है कि आपकी एमएससी आईआईटीज एनआईटी से ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी एमएससी कहीं फॉरेन कंट्री से हो, अब इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर फॉरेन कंट्री से एमएससी पीएचडी करनी है तो मुझे आईआईटीज में ही जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ कंपलसरी रूल नहीं है। लेकिन सिर्फ फर्क ये पड़ जाता है कि अगर आप आईआईटी से एमएससी करके निकलते हो तो आपके पास एक, कहते हैं ना, एक एक्सपोजर ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा होती हैं। ऑनेस्टली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हम मुंबई यूनिवर्सिटी में रुइया कॉलेज में पढ़े हैं, और वो रुइया कॉलेज मुंबई में रहते हुए भी आज स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका के बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कर रहे हैं। कुछ फिजिक्स के फ्रेंड्स हैं, कुछ केमिस्ट्री के फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटीज में जाने के बाद ही आप बाहर जा सकते हो पीएचडी करने के लिए। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर आप आईआईटीज में पढ़ रहे हो तो जो रास्ता है बाहर जाने का, जो प्रोसीजर होता है या जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, प्रोसीजर आसान हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट को पीएचडी करनी है तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी एमएससी किसी आईआईटीज एनआईटी से ही होनी चाहिए वरना आप पीएचडी नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई होप यहाँ तक का मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आप पीएचडी को टारगेट कर रहे हो तो अगर आपका आईआईटी जैम क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको एनआईटी आईसर आईसी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पे जाके नेट और गेट पे तैयारी फोकस करो, उसको क्वालिफाई कर लो। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो कोशिश करो आप जीआरई
जो जीआरई का एग्जाम होता है आप उस पर फोकस करो, टॉफल पे, आईलेट्स पे फोकस करो, और जितना हो सके आप बाहर के प्रोफेसर्स के साथ टच में आओ। तो वो एक अलग एक अलग प्रोसीजर होता है। कभी मैं वीडियो बना दूंगा कि अगर फॉरेन में पीएचडी करनी है तो आपको क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, किन किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा एमएससी में रहते हुए। आई होप ये वाला सेक्शन बड़ा क्लियर होगा। दूसरा हमारे पास पार्ट आता है जॉब का। सी अगर आप एमएससी कर लेते हो तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज के तौर पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए दो ही हैं। या तो आप इंडस्ट्रीज में चले जाओ, अब इंडस्ट्रीज भी अलग अलग हैं, ऑयल पेंट्स की हैं, दुनिया भर की इंडस्ट्री है, केमिकल फार्मा कंपनी है, दुनिया भर की कंपनीज हैं, आप कहीं पर भी इंडस्ट्री में चले जाओ। अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वो ये नहीं देखेंगे कि आप आईआईटी से आए हो, एनआईटी से आए हो या कहाँ से आए हो। ऑब्वियसली वो आपका इंटरव्यू होगा, आपके इंटरव्यू पे सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज में जा रहे हो तो पहले इंडस्ट्रीज तो आपको मिलनी चाहिए, इंडस्ट्रीज तो आपके पास आनी चाहिए। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज में रिकमेंडेशन बहुत चलती है, मतलब कहते हैं ना पहुंच, मेरे इसके वाया वाया उसके वाया वाया में यहाँ डायरेक्ट आप इंडस्ट्री में चले जाओ। वही जॉब वाला सिनेरियो है इंडिया में, आप कहीं पर भी डायरेक्ट जॉब पे चले जाओ, आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, आपको इतने आसानी से तो लेंगे नहीं वो। तो कहीं ना कहीं थोड़ी पहुंच, कहीं ना कहीं थोड़ा रिकमेंडेशन मैटर करता है। तो अगर आप इंडस्ट्रीज में जॉब करना चाहते हो, अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हो, आईआईटी से, एनआईटी से, आईआईसी बैंगलोर से, या बीएचयू डीयू से, या लड़े से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो, तो आपको यहाँ इंडस्ट्रीज में फायदा सिर्फ क्या मिलेगा कि आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, जो आईआईटीज में या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स होते हैं, उनके कॉन्टेक्ट होते हैं इंडस्ट्रीज में। तो वहाँ आपका जो रास्ता है, जो अपॉर्चुनिटी रास्ता है, वो आसान हो जाता है। वही बात है जैसे फॉरेन जाने के लिए आसान हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एमएससी आईआईटी से करोगे तो ही इंडस्ट्री में जॉब लगेगा। मैं बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे एमएससी के टाइम के फ्रेंड्स हैं, जो हम बहुत नॉर्मल मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना से हमने एमएससी करी है, और आज के टाइम पे वो काफ़ी अच्छे इंडस्ट्रीज में सेटल्ड हैं, काफ़ी अच्छे, कुछ तो परमानेंट हो गए हैं, किसी को फॉरेन कंट्री में भेज दिया गया है इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट सिर्फ ये हो जाता है कि आपकी स्ट्रगल थोड़ी अच्छी हो जाती है, ईजी हो जाती है अगर आप ड्रीम इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो। दूसरी बात, आपका सैलरी पैकेज थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाता है, आपको प्रेफरेंस मिलती है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अगर आप नॉर्मल जगह से भी एमएससी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस केस में फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज तक पहुंचने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पिकअप करने के लिए आपको थोड़ा एक्टिव, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं एमएससी कर रहा हूँ और इंडस्ट्री मेरे पास घर पे बैठ के आएगी इंडस्ट्री जॉब देने के लिए। अब आते हैं लास्ट, हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है, मतलब ये लास्ट तो नहीं है बट वन ऑफ दी जो कॉमन है, वो है लोग ये सोचते हैं सर एमएससी करने के बाद हम टीचिंग करने चले जाएंगे। अब टीचिंग भी दो तरीके की होती है, या तो आप गवर्नमेंट्स के लिए अप्लाई करोगे एमएससी के बाद, या तो आप 11-12 पढ़ाने के लिए चले जाओगे, या तो एमएससी के बाद आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाने चले जाओगे। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, डिग्री में चले जाओगे, या तो आप 11-12 को। सिर्फ दोनों ही केसेस में फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आए, क्योंकि अगर आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए और पीएचडी होनी चाहिए। अब वो पीएचडी आप हिंदुस्तान में करके आते हो या फॉरेन में करके आते हो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंडस्ट्रीज, आपका पीएचडी होना चाहिए, और सीएसआईआर नेट गेट, कुछ तो आपका सीएसआईआर नेट या सेट, एसईटी सेट होता है जैसे महाराष्ट्र में होता है, तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस बात से तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी में आईआईटी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी है कि नहीं है, जाना ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी एमएससी कर लो, कहीं से भी पीएचडी कर लो, और फिर डिग्री कॉलेज में अप्लाई कर दो। वो अलग बात है, ये डिग्री कॉलेज मतलब मैं ग्रेजुएशन, डिग्री कॉलेज में भी दो सेक्टर आता है, एक होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज और एक होते हैं आईआईटीज, एनआईटीज। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर मुझे आईआईटी में प्रोफेसर बनना है, तो क्या मुझे फॉरेन में जाना जरूरी है क्या पीएचडी करने के लिए? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में तो नहीं देना चाहता। मैं जब आपके पीएचडी वाले सेक्टर पे आऊँगा, वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बता दूंगा, आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे, अपडेट कर दूंगा मैं कि पीएचडी इंडिया में करने से क्या फ़ायदे हैं, पीएचडी फॉरेन में करने से क्या फ़ायदे। बट फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना याद रखना, डिग्री कॉलेज में अगर आपको जाना है तो पीएचडी आपकी होनी चाहिए और सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। वो पीएचडी इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में हो, फर्क नहीं पड़ता। 11-12 को अगर आपको पढ़ाना है, जैसे 11वीं-12वीं के बच्चों को हम पढ़ाते हैं सीबीएसई में, आईसीएसई में या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, तो आपकी एमएससी होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। फिर वहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ता आप एमएससी आईआईटी से करके आ रहे हो कि एनआईटी से करके आ रहे हो कि किसी गाँव के किसी स्कूल से, कॉलेज से करके आ रहे हो। आपकी सिर्फ एमएससी, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स में ना आपकी डिग्री काम आती है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री कहाँ से है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जाते हो प्राइवेट सेक्टर में, बॉस, प्राइवेट सेक्टर में फर्क पड़ता है। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में उतरते हो, कोचिंग इंडस्ट्री हमारे पास दो टाइप की होती है। एक कोचिंग इंडस्ट्री होती है जिसको हम 9-10 की कोचिंग इंडस्ट्री कहते हैं, फिर एक हमारे पास होती है जिसको हम 11-12 की कोचिंग इंडस्ट्री कहते हैं, और एक होती है हमारे पास जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, जो बीएससी एमएससी के साथ डील करती है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं बीएससी एमएससी की कैटेगरी में आ जाता हूँ हायर एजुकेशन में। अगर आप 9-10 में पढ़ाना चाहते हो, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कि आप आईआईटी से करके आ रहे हो, आपकी एमएससी हो गई है ना, बच्चों को वैसे भी उनको नहीं समझता है कि आईआईटी क्या होती है, एनआईटी क्या होती है 9th 10th। लेकिन अगर आप जा रहे हो 11th 12th में, आप अगर 11th 12th की इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में जाके पढ़ाना चाहते हो, अब 90% बच्चे जो एमएससी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये रहता है हम कोटा जाएंगे, हम किसी बड़े कोचिंग क्लासेस में एलन के साथ, महेश के साथ, या रेजोनेंस के साथ, या फिटजी के साथ, किसी न किसी बड़े, या अभी तो फिजिक्स वाला काफ़ी फेमस हो गए हैं, उन्होंने काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी हैं। हमारे माइंड में होता है हम इन किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लग जाएंगे। क्या उस केस में आपका एमएससी आपने कहाँ से किया है मैटर करता है? जी हाँ, मैटर करता है। कैसे? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 2022 में, दिस इज दिसंबर गोइंग ऑन, तो आज से 5-6 एक हफ्ते पहले की बात है ऑलमोस्ट, मेरे पास एक फ़ोन आया आईआईटी दिल्ली से। और आईआईटी दिल्ली में काफ़ी बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, और उन्होंने मेरे यूट्यूब से मैंने वीडियोज़ में हेल्प करी होगी, तो मैं उनसे आईआईटी दिल्ली में मिलने भी गया था। तो सुबह सुबह मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, और बच्चा कहता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं कहा हाँ। बोलता है सर पहली बार, अच्छा अजीब चीज़ हुई, आईआईटी दिल्ली में एलन आई, एलन जो कि यूजुअली ऐसे आईआईटी में जाके उठाते नहीं है ये टीचर्स को, आईआईटी दिल्ली में एलन आई, और एलन ने मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज दिया, इंटरव्यू राउंड हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा जॉब प्लेसमेंट हो गया। और अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या एलन किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाएगी जहाँ बच्चे एमएससी कर रहे हैं? तो आप खुद समझिए ना कि अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, कोचिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट शो ऑफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग इज ऑल अबाउट शो। आपके नाम के सामने क्या लगा है? क्या आपके नाम के सामने डॉक्टर लगा है? क्या आपके नाम के सामने आईआईटी एनआईटी लगा है? क्या आपके नाम के सामने ऑल इंडिया रैंक कुछ लगा है क्या? 1 2 3 4 5 10 100 कुछ लगा है क्या? आप भले ही कोई भी आईआईटी में जाओ और वहाँ पे कुछ भी पढ़ के आओ, भले ही वहाँ पे आप फेल होके आओ, फर्क नहीं पड़ता, आपके नाम के सामने आईआईटी लगना चाहिए। तो कोचिंग इंडस्ट्री में जब आप 11th 12th में जाते हो, मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, ये मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस मिलती है अगर आपके नाम के सामने आईआईटीज एनआईटीज कुछ लग जाता है। भाई आप भी सोच लो ना, जब आप 11th 12th में थे, आपके सामने अगर कोई प्रोफेसर आके कहते हैं, कोई टीचर आके कहता है मैं आईआईटी से पढ़ के आया, भले उसकी टीचिंग स्किल कुछ भी हो, पर आप एक आपकी आंखें अरे वाह ये हो जाती है ना, सेम यहाँ पे। तो 11th 12th के जो बच्चे होते हैं ना, वो इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, और उनको इम्प्रेस करने का सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि उनमें मोटिवेशन आईआईटी जेईई नीट का भरा होता है। आप बोल दो मैं आईआईटी से पढ़ के आया हूँ, बच्चे वैसे इंप्रेस हो जाते हैं। हायर एजुकेशन में अगर आप जा रहे हो, तो हायर एजुकेशन में ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खुद हूँ, मैं कोई आईआईटी से नहीं हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे अपने कैटेगरी के यूट्यूबर्स हैं हायर एजुकेशन में, मोस्ट ऑफ देम मैं नहीं कह सकता कि वो सच में बहुत बड़े आईआईटी से पढ़ के आए हैं। हाँ, काफ़ी लोग हैं जो आईआईटी से, किसी ने जेआरएफ निकाला है, किसी ने गेट निकाला है, कोई मल्टीपल एग्जाम पास करके हुआ है। सी ऑब्वियसली जब आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, आपका जो एक रेपुटेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो मैं यही समझ करूंगा, फिर आप वो कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री में हो, 9th 10th 11th 12th या बीएससी एमएससी में हो, उस पर्टिकुलर केस में आपने एमएससी कहाँ से करी है, ये एक कहीं कुछ केसेस में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। जैसे अगर आप आईआईटी से करके आ रहे हो तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगा, पैकेज अच्छा मिल जाएगा, आपके लिए जो जो यू कैन से जो आपका स्ट्रगल होगा वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में वाइंड अप कर सकता हूँ कैसे कि अगर आप फॉरेन में एमएससी करना चाहते हो उस पर्टिकुलर केस में, अगर आप इंडस्ट्रीज में जॉब करना चाहते हो उस पर्टिकुलर केस में, और अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उस पर्टिकुलर केस में, आपका किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आना कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत बच्चे हमसे ये भी कहते हैं, अभी रिसेंटली मेरे पास एक राजस्थान से एक बच्चे का फोन आया, सर मुझे तो एमएससी के बाद कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है 11th 12th, तो मैं आईआईटी में जाके क्या ही कर लूँगा। तो मैंने उसको यही जवाब दिया, हाँ सही बात है, आप आईआईटी में जाके क्या ही कर लोगे, आपका क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप आईआईटी से पढ़ के निकलते हो, आईआईटी से अगर आप पढ़ के आते हो, तो आप सोचिए आप जब उस रेस में उतरोगे जहाँ पे दुनिया भर के बच्चे हैं, जब आप उस रेस में उतरोगे तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, आप कहीं ना कहीं दिखाई दे जाओगे इंटरव्यूअर्स को जो बैठे होते हैं पैनल में कि भैया हाँ ये आईआईटी का बच्चा है। सोचिए अगर आप एक इंटरव्यू कहीं चल रहा है किसी कोचिंग इंडस्ट्री का, वहाँ 50 बच्चे आए हैं, जिसमें से अगर 10 बच्चे आईआईटी वाले होंगे तो ऑब्वियस ही बात है आईब्रोज थोड़ी ऊपर हो जाती है, अब ये आईआईटी का बंदा है, ये आईआईटी का बंदा। तो एक जो हमारा कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, एक हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका उनसे बदल जाता है, कहीं ना कहीं माइंड में साइकोलॉजिकली उनका एक इंप्रेशन हमारे माइंड में अपने आप आ जाता है कि भैया ये आईआईटी से आया हुआ। अब मैं ये नहीं कहता हर बार होता है, ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। सी नथिंग इज एब्सोल्यूट ओवर हियर, हर चीज़ ऐसा नहीं है कि यही होता है हमेशा। मैंने कहा ना फॉरेन में नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जाते हैं, इंडस्ट्रीज में नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी जाते हैं जहाँ से मिनिमम नॉर्मलिटी है। कोचिंग इंडस्ट्री में मेरे जैसा इंसान जो कि नॉन आईआईटीएन है, जिसने आज तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं किया, वो भी कोचिंग इंडस्ट्री में यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे हद तक मैंने अपने आप को कहते ना इस्टेब्लिश किया है।
और 11th-12th में कोटा में जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो कहीं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं आए हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो लोग अपनी जगह अगर बना पाते हैं इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी डिग्री फ्रॉम एनी बिग इंस्टीट्यूट, कोई AIR ना होते हुए भी, एक बहुत ही नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज लाइफ होते हुए भी अगर वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ एक्स फैक्टर होता होगा, कहीं ना कहीं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते होंगे। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है भैया मेरे अंदर वो एक एक्स फैक्टर है, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, तो फिर आप टेंशन मत लो, आप फिर MSc कहीं से भी करो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद को सिक्योर करना चाहते हो और सेफर साइड खेलना चाहते हो, तो मैं ऐसा सीरियसली कहता हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने में क्या ही बुराई है। नो डाउट कुछ बच्चे मुझसे इस चीज़ पे भी आर्ग्यू करते हैं कि सर IITs की फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो IITs की फीस ऑन एन एवरेज एक साल की आप 1.5 लाख पकड़ के चलो, 1.5 लाख ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे IITs की इससे कम भी हो सकती है, कुछ IITs की इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब 1.5 लाख रुपए एक साल की फीस है, अब 2 साल की कुछ मिला लो 3 लाख रुपए हो गई, उसमें भी अगर आप ऊपर नीचे का खर्चा पकड़ लो तो 4 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं 2 साल में। अब इस ये देख के डरना मत कि सर 4 लाख रुपए IIT में पढ़ने के लिए देने पड़ते तो क्या फायदा, आप स्टूडेंट लोन उठा सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट है राजेश, IIT मद्रास में पढ़ रहा है, उसने भी स्टूडेंट लोन उठाया हुआ है। ऑब्वियसली हर किसी के पास 4 लाख रुपए नहीं होता, पर अगर आपके पास फाइनेंस अच्छा है तो क्या बुराई है IITs के लिए प्रिपेयर करने में। अगर मान लीजिए आपके पास फाइनेंस अच्छा नहीं है तो उस केस में आप स्टूडेंट लोन उठा सकते हो। स्टूडेंट लोन आप आराम से बाद में पे कर दो उनको, एक बार आपका एडमिशन ले लो, एडमिशन लेने के बाद आप उनको दिखा दो कि भैया देखो, और IITs में एडमिशन मिलने के बाद जब आपकी अच्छी जॉब या नौकरी लग जाएगी कहीं पर भी, आप उसके बाद रीपे करते रहो, आपको स्टूडेंट लोन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत सारे केसेस में तो IITs खुद, जो IITs के एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, एलुमनाई होते हैं, वो खुद स्टूडेंट्स की, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनकी खुद मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ। एक स्टूडेंट है जो आसाम से है, आई स्टिल रिमेंबर जब उसका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था 2022 का, तो उसने मुझे कॉल किया कि सर हेल्प मी आउट। पहले तो मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ कि सीरियसली वो बच्चा, मतलब यार फोन पे तुम कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कि ये सच में उसको जरूरत है। बट देन वी समवेयर हेल्प हिम, आज वो IIT इंदौर में पढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आप फाइनेंस को देख के टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं इसलिए भी पीछे हट जाते हैं, यार IITs में जाके इतनी फीस भरनी पड़ती है। कुछ लोग तो ये भी सोच के निकल जाते हैं IITs वालों को तो खुद ही जॉब नहीं मिल रहे हैं। सी मैं मानता हूँ बहुत सारे IITs में प्लेसमेंट नहीं है, NITs में कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस IIT से बाहर निकलते हो और अपने साथ वो IIT की डिग्री लेके निकलते हो, तो उस डिग्री की बहुत वैल्यू हो जाती है। मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आप IIT से नहीं पढ़ते हो तो आपकी कोई ज़िंदगी नहीं संवरेगी, आप नहीं कुछ कर पाओगे, ये भी गलत स्टेटमेंट होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज फॉरेन कंट्री में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में वो PhD कर रहे हैं, टॉप इंडस्ट्रीज में वो काम कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिसके ने तो अभी अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया है, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, कुछ ने तो रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री में कोटा में जाके अपना नाम स्टैब्लिश कर चुके हैं, जो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से वो नहीं बिलोंग करते हैं, स्टिल उन्होंने, बट मैंने कहा ना, या तो उनके पास एक्स फैक्टर होगा कुछ, तो या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, या उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुई होगी, जो एक नॉर्मल IIT NIT में पढ़ने वाले बच्चा शायद उस जॉब को पाने के लिए उतनी स्ट्रगल ना करे। सो दिस इज व्हाट आई कैन सम अप। तो जब आप मेरे से ये सवाल पूछते हो क्या IIT JAM का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि क्या मुझे सीरियसली करना है या मुझे नहीं करना है। पर मैं अभी भी कहूँगा कि IITs में जाके पढ़ने में क्या ही बुराई है, लाइफ टाइम का टैग आपको मिल जाएगा, भला ही आप उसके बाद कुछ भी कर लीजिए। तो जो बच्चे ये हार मान चुके हैं, या जो बच्चे ये सोच के इस रेस से दूर होना चाह रहे हैं कि नहीं यार हमारा तो क्या ही होगा, हम तो यहाँ, एक ट्राई करना तो बनता है ना यार, एक ट्राई तो आप करो। आप ये मत देखिए कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला पाते हो या नहीं ला पाते हो, रैंक से फर्क नहीं पड़ता है। आप क्रैक कर पाते हो, IIT में घुस पाते हो, डिग्री लेके बाहर निकल पाते हो कि नहीं, इस चीज से यू ऑल रिमेंबर, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। आप कोई IIT में चला गया इसलिए वो सक्सेसफुल ही होगा, ये आप प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि IIT में जाना तो स्टेज 1 कहलाती है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो क्या, लाइफ हर साल हर दिन कुछ ना कुछ नए इम्तिहान लेती है, कुछ नए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो IIT में गए हैं और आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में रहकर बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो हम किसी चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते, ये ऐसा ही होता है। मैं आपको सिर्फ लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखो इससे ये फायदा होगा, इससे ये होगा, आपका रास्ता कहाँ आसान हो जाएगा आप उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए। पर ट्राई करने में क्या जा रहा है, IIT में पढ़ने में क्या बुराई है, IIT देखो, घूमो फिरो, आराम से एंजॉय करो, IIT कर बाहर निकल के फिर आप जॉब करो जहाँ भी आपको जाना है। कुछ बच्चे कहते हैं हमको UPSC करनी है, पर हम MSc की बात करेंगे, तो MSc आप IIT से कर लो, क्या बुराई है। कल को जब IAS बन जाओगे तो एटलीस्ट ये तो कह पाओगे IIT एंड IAS बन गया।
आज अनअकैडमी के अगर आप ऑनर को देखो तो वो पहले एमबीबीएस कर चुके हैं, फिर वो आईएएस बन चुके हैं, आज उन्होंने अपना खुद का अनअकैडमी का एक जैसा ब्रांच ओपन करके रख दिया है। तो एक ये कितना एक अच्छा एग्जांपल है। मैं अनअकैडमी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट उस अनअकैडमी के जो फाउंडर हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कितना अच्छा उन्होंने एक लाइव एग्जांपल है कि मेडिकल फील्ड में जाने के बाद आईएएस में सेलेक्ट हो जाना है कम उम्र में, और उसके बाद वहां से निकलने के बाद अपना खुद का एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप, जिसको यूनिकॉर्न में उन्होंने कन्वर्ट किया है, कितना बड़ा ब्रांड बना के रख देना। तो कोई बुराई नहीं है यार आईटीज में पढ़ने में, आप क्या देख रहे हो वो आपकी मर्जी है फ्यूचर में, बट डोंट मिस दिस चांस। आप बीएससी में हो अभी, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो एक ट्राई तो बनता है, एक ट्राई तो बनता है, ठीक है। आई होप मैं इस वीडियो से आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया। कुछ और आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए। अगर मुझे वो क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि हाँ इन पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा। एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं आपको पक्का गाइड करने की कोशिश करूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।